Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Legal Life. This is Pratik Rajma in front of you. Today in this particular session we will understand section 10 of SRA 1963. So section 10 धारा इसकी 10 क्या कहती है? धारा 10 को समझने से पहले सबसे पहले हम ये जान लें कि धारा 10 कितनी इंपोर्टेंट। धारा 10 इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट है कि ये मेंस में भी पूछी जा सकती है, कई सारी जुडिशियल एग्जाम्स में मेंस में भी पूछी गई है और प्री में भी पूछी जाती है। तो सेक्शन 10 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर जुडिशरी एक्सपेरेंट और सेक्शन 10 को हर व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि सेक्शन 10 से कई सारे क्वेश्चंस जुडिशरी में पूछे जाते हैं और कई सारे प्रैक्टिकल मतलब धरातल पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस करने जाएंगे न्यायालय के अंदर तो कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे तो सेक्शन 10 में बेसिकली दिए गए हैं। तो सेक्शन 10 को पढ़ना काफी इंपोर्टेंट है। एसआरए का इज अ वेरी इंपोर्टेंट सेक्शन, इट इज अ बिग कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूडिंग इन दिस सेक्शन। सो सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 कहता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा जा सकता है, लेकिन सेक्शन 10 उन बातों को भी बताता है कि अगर इन सेक्शनों के अंदर अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा लिया गया है या उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर इन सेक्शनों के अंदर आ रहा है तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप नहीं करा सकते। इनके अलावा आप सबका करा सकते हैं। तो कौन कौन से सेक्शन, अगर इन पॉइंटों को आपने समझ लिया तो समझ जाइए कि आपको सेक्शन 10 समझ में आ गया, क्योंकि सेक्शन 10 में केवल इन पॉइंटों को समझना ही आवश्यक है और बाकी इसमें कुछ नहीं दिया गया। सेक्शन 10 जब आप देखेंगे खोल के इसकी धारा 10 देखेंगे है सारी की, तो धारा 10 बोलता है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच किया जाता है, ए और बी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो उन कॉन्ट्रैक्ट के बनाए जाने के अनुसार उनके बिहाफ में उनको किन किन दायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा वो सब सेक्शन 10 में के अनुसार डील किया जाएगा। सेक्शन 10 में इंक्लूड किया गया उन सबको अनुसार उन दायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा। अगर उन सेक्शनों के अंदर जैसे सेक्शन इसमें दी गई है, एक सेक्शन 11 की उपधारा 2 दी गई है। सेक्शन 11 की जब उपधारा 2 देखेंगे आप तो अगर इसके अधीन आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कराया है तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप नहीं बता सकते। एक होती है सेक्शन 40। जब आप सेक्शन 40 को पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर इसके अधीन भी आ रहा है तो भी नहीं करा सकता। इसमें तो बेसिकली डायरेक्ट ही बताया गया है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते। अगर इसके अधीन अगर आपने कोई मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो सेक्शन 10 के अनुसार वो वैलिड है और आप उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं। मतलब इसके अधीन नहीं आना चाहिए, इसके अधीन नहीं आना चाहिए और सेक्शन 16 के अधीन नहीं आना चाहिए। सेक्शन 16, सेक्शन 14 और सेक्शन 11 की उपधारा 2। सो देयर आर वेरी इंपोर्टेंट सेक्शन। ये अपने आप में एक मेंस का क्वेश्चन इकट्ठा करती है। जब आप सेक्शन 40 को हम आने वाली वीडियो में और 16 और 11 पूरी 11 मतलब सेक्शन पूरी 11, तो इसको अगर आप आने वाली वीडियो में देखें तो सेक्शन आने वाली वीडियो में मैं इसको डीपली समझाऊंगा, क्योंकि सेक्शन इनसे भी काफी मेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्री में तो डायरेक्ट ही सीधा आ जाता है। सेक्शन 16 कहता है सेक्शन 14 के अंदर से ग्राउंड दे दिए जाएंगे कि इन ग्राउंड के अंदर आ रहा है, क्या इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप करा सकते हैं। अगर सेक्शन 2 में आ गया सेक्शन 11 के 2 डायरेक्ट हुआ जाता है कि सर सेक्शन 11 के 2 में जो इनग्रेड ग्राउंड दिया गया अगर इसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं। ये सब चीजें पूछी गई हैं, उनके बेसिस में मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूं आपके लिए। सो यदि आप इसको देखें सेक्शन 2 सेक्शन 11 की उपधारा 2 क्या कहती है? उपधारा 2 ये कहती है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट, हम बेरेड लैंग्वेज में सबसे पहले देख लेते हैं फिर हम इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो बेरेड लैंग्वेज क्या कहती है? इसकी बेरेड लैंग्वेज कहती है कि किसी, आप सेक्शन 11 खोल लें, सेक्शन 11 की उपधारा 2 के 2 देखें, उसमें लिखा है किसी न्यासी द्वारा उसकी शक्तियों से बाहर या नाश के भंग में की गई संविदा विरुद्ध प्रवर्तन नहीं कराई जाती। तो अगर कोई ट्रस्ट के बाहर रहकर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो क्या उसको परफॉर्मेंस आप करा सकते हैं? आप खुद ही अपनी नेचुरल जस्टिस के अनुसार सोचो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया और ट्रस्ट की गई है
उस कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित अगर कोई ट्रस्ट है, अगर उस ट्रस्ट के बाहर रहकर अगर उसको उसका कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो क्या उसका इस पे परफॉर्मेंस करा सकता है? अरे बाहर रह के कराया जाएगा तो उसमें सारी उसकी दायित्व और सारी नियम बशर्तें सब चीज अलग हो जाएंगी। अगर ट्रस्ट से कोई बाहर रहकर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कराया गया तो क्या कराया जा सकता है? नहीं कराया जा सकता। इसलिए सेक्शन 11 की उपधारा 2, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 की उपधारा 2 के अधीन रहकर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो उसका इस पे परफॉर्मेंस नहीं करा सकता, सेक्शन 10 में बताया गया। अब आप सेक्शन 40 को खोल लें, सेक्शन 14 को खोलें। सेक्शन 14 क्या कहते हैं? सेक्शन 14 का टाइटल ही देखेंगे आप। सेक्शन 14 का टाइटल कहता है कि ऐसी संविधाएं जो विनिर्दिष्ट प्रवर्तनीय नहीं है। अगर आप, मैं जो जो थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, अगर आप इतना भी मेंस में लिख देते हैं तो काफी सफिशिएंट कंटेंट हो जाता है मेंस के लिए। सेक्शन 14 क्या कहती है? ऐसी संविधाएं जो विनिर्दिष्ट प्रवर्तनीय नहीं है, निम्नलिखित संविधाओं को विनिर्दिष्ट प्रवर्तनीय नहीं करा सकता। अर्थात ये कहता है जहां संविदा के किसी पक्षकार की संविदा के प्रतिस्थापित पालन धारा 20 के उपबंधों के अनुसार प्राप्त कर लिया गया। अगर धारा 20 के अनुसार प्रतिस्थापित पालन करा लिया गया, उसका प्रतिस्थापित पालन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापित पालन का मतलब यह है कि ए ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और बी के साथ ना करके उसने उसका पालन सी के साथ कर लिया। मतलब तीसरे व्यक्ति, थर्ड पर्सन के साथ उसका एग्जीक्यूशन आप कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो स्पेशल परफॉर्मेंस कैसा माना जाएगा? वो परफॉर्मेंस कैसी मानी जाएगी? वो सब्स्टिट्यूटरी परफॉर्मेंस मानी जाएगी। तो सब्स्टिट्यूटरी परफॉर्मेंस आपको समझ में आ गई होगी। सब्स्टिट्यूटरी परफॉर्मेंस का मतलब यह है कि जैसे ए और बी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, ए ने बी से कहा कि आप अपने, मैंने तुमसे कहा था सामान भेजने के लिए, मान लो ए ग्वालियर में बैठा हुआ है, बी कोलकाता में बैठा हुआ है। ए ने बी से कहा कि सामान भेजने की मैंने आपसे कहा था, ठीक है आप डेट आ गई है, आप सामान भेज दे। बी ने कहा मैं उसके लिए कैपेबल नहीं हूं, मैंने सामान नहीं भेज सकता, अब मैं उसके लिए सक्षम नहीं हूं। तो सी से बात कर ली इन्हें, मतलब इसमें नोटिस वोटिस भी कई सारे दिए जाते हैं, ऐसा कोई मतलब वैलिड रूल है पूरा। सेक्शन 20 जब आप आने वाली वीडियो में समझेंगे तो सेक्शन 20 जो सेक्शन 20 है, सब्स्टिट्यूटरी परफॉर्मेंस है, मेंस के लिए इंपोर्टेंट है और डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जाता है। लेकिन सेक्शन 20 जो है उसमें कई सारे नियम दिए गए हैं, कई सारी उपधाराएं दी गई, तो हम उस एक एक उपधारा को, एक एक क्लॉज को अच्छे से पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में, जब मैं इसको मेंस के हिसाब से डीपली समझाने का प्रयास करूं। तब आज की वीडियो में हम तुम केवल नॉर्मल देख रहे हैं, ऊपर ऊपर। तो ए ने बी को कहा कि कोलकाता में बैठे हुए सामान भेज दीजिए, डेट आ गई। ए ने कहा कि बी ने कहा कि मैं उसके लिए कैपेबल नहीं हूं, तो बी ने मना कर दिया। ए ने कहा कि मैं सी से करा लेता हूं, फिर मैं सी से करा लेता हूं। सी से इसने सामान मंगा लिया, सी ने भेज दिया। अब सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ये कहती है कि सब्स्टिट्यूट करना है इसमें। कैसे सब्स्टिट्यूट? जैसे ए ने बी को जो पैसे दे दिए थे सामान भेजने के लिए, बी ने नहीं दिए हैं, तो बी उसको पैसे को उसको देगा सी को। किसको देगा? सी को। और नहीं मिलते हैं सी को तो ए दिलवाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी तीसरे पर्सन के साथ आपने उससे पालन करा लिया गया है, तो वो होता है सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस, सेक्शन 20। अब आगे इसके क्लोज में दिया गया, बी में दिया गया, कोई ऐसी संविदा जिसके पालन में ऐसे किसी निरंतर कर्तव्य का अंतर्वलित है जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है कि न्यायालय उसकी पर्यवेक्षण नहीं कर सकता है। जैसे मान लो कोई फोन है, ए ने बी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो फोन जो है वो लगातार इलेक्ट्रॉनिक चीजें, अब वो मान लो बार बार खराब हो रहा है, लगातार वो खराब हो रहा है, तो क्या लगातार वो उसको परफॉर्मेंस करता रहेगा? नहीं। जो कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, न्यायालय में उसका परफॉर्मेंस नहीं कराया जाता। निरंतर कर्तव्य जिसमें अंतर्वलित है, आप उसको स्पेशल परफॉर्मेंस नहीं करा सकते। उसके बाद तीसरा कहता है कोई ऐसी संविदा जो पक्षकारों के व्यक्तिगत अर्हताओं पर इतनी निर्भर है कि न्यायालय उसके तात्विक निबंधनों का विद्युत पालन नहीं करा सकता। कहने का मतलब यह है कि जब आप कोई टीचर से कहें कि आप जबरदस्ती पढ़ा दें, आप उससे जबरदस्ती कह रहे हैं, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने कि ठीक है पढ़ाएंगे, लेकिन उसका मन नहीं है पढ़ाने का, अब बेमन से वो पढ़ा रहा है वो वाला टीचर। अगर बेमन से कोई टीचर अगर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाएगा तो क्या वो एक जो चीज उसे प्रोवाइड करना चाहिए स्टूडेंट को, क्या वो प्रोवाइड कर पाएगा? एक प्रॉपर एजुकेशन जो उसको प्रोवाइड करना चाहिए, क्या वो प्रोवाइड कर पाएगा स्टूडेंट्स को? नहीं कर पाएगा। इसलिए
उन चीजों का भी सेक्स मतलब इस पे परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, कराया जा सकता। जैसे इसमें टीचर का एग्जाम्पल आता है, क्रिकेटर्स का एग्जाम्पल आता है, कई सारे एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं। उसके बाद आता है अपना चौथा, कोई ऐसी संविदा जो अवधारणीय प्रकृति के। अवधारणीय प्रकृति का मतलब क्या होता है? अवधारणीय प्रकृति का मतलब यह है कि उसको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा, क्या कुछ किस कॉन्सेप्ट की है, वो अलग ही नेचर की है, उसका नेचर ही समझ में नहीं आया नाले को क्या नेचर है। तो ये ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसका नहीं करा सकते। और अपन आते हैं सेक्शन नंबर 16 पे। सेक्शन नंबर 16 धारा नंबर 16 है, वो भी कुछ बोलती है। वो भी कहती है कि अगर मेरे अधीन आ गई तो उसका इस पे नहीं करा सकते आप कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 16 क्या कहती है? सेक्शन 16 कहती है अनुतोष का व्यक्तिगत वर्जन। तो भैया व्यक्तिगत किसी पक्ष में आप किसी इस पे नहीं कर सकते। शायद पहला क्लॉज तो इसमें सब्स्टिट्यूट चाहिए कि आपने किसी व्यक्ति थर्ड पर्सन से आपने सब्स्टिट्यूट करवा लिया वो प्रॉपर्टी मतलब परफॉर्मेंस करा लिया उस कॉन्ट्रैक्ट का, तो आप इस पे परफॉर्मेंस नहीं करा सकते। पहला कदम। दूसरा आता है जो संविदा अत्यावश्यक निर्बंधन जिसका उसकी ओर से पालन किया जाना बाकी हो का पालन करने में असमर्थ हो गया है। असमर्थ होने का मतलब क्या होता है? असमर्थ होने का मतलब है अनसाउंड माइंड हो गया है, पागल हो गया है, उसको कुछ चीज समझ में नहीं आती, असमर्थ हो गया उसको मतलब परफॉर्मेंस करने के लिए। दूसरी बात देखिए इसमें उसका अतिक्रमण करे। ए ने जो ए है जो कि बी से कह रहा है इस पे परफॉर्मेंस करने के लिए, ए ने खुद ही अतिक्रमण कर दिया उसका, तो वो इस पे परफॉर्मेंस नहीं करा सकता। उसके बाद लिखा है इसमें दूसरा क्लॉज लिखा है संविदा के प्रति कपट का कार्य करे। अब संविदा के प्रति उसने ए ने कपट का कार्य कर दिया, अतिक्रमण कर दिया, कपट का कार्य कर दिया, तो उसका नहीं करा सकते। उसके बाद लिखा है कि संविदा का द्वारा स्थापित किए जाने वाले आशय संबंध में विसंवादी या ध्वंसक कार्य जानबूझकर करता है। ए ने कोई ऐसा कार्य किया जिससे उसका एक तरीके से उसका नेचर ही चेंज हो गया है, ध्वंसक कार्य कर दिया, जानबूझकर कोई कार्य किया, तो उसका स्लोप नोटिस आप नहीं करा सकते। उसके बाद आते हैं अपन तीसरे पे। तीसरे पे कहता है जो यह साबित करने में विफल रही, मतलब ये साबित मतलब जो न्यायालय में इस पे परफॉर्मेंस कराना चाहता है वो व्यक्ति जो यह साबित करने में विफल रहे कि संविदा के अत्यावश्यक निर्बंधन जो उसके द्वारा पालन किए जाने हैं का उसने पालन कर दिया या पालन करने को सदा तैयार या रजामंद है, उन निर्बंधनों से विभिन्न जिनका पालन प्रतिवादी द्वारा निवारित या रिजेक्ट किया गया। आगे समझे? तो कहने का मतलब यह है कि उनसे वो जो उसको खुद ही ए जो है वो खुद ही तैयार या रजामंद नहीं है उसका पालन करने के लिए, दूसरे पर्सन से कह रहा है, सामने वाली पार्टी बी से कह रहा है उसका सिर्फ परफॉर्मेंस कर, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। मतलब पहले अपने दायित्व का निर्वहन कर, फिर दूसरा तब वो अपने दायित्व का निर्वहन करेगा। सो ये एक नेचुरल जस्टिस का नियम। सेक्शन 16 ये कहता है। अब सेक्शन 16 के स्पष्टीकरण में देखेंगे तो स्पष्टीकरण जो दो दिए गए इसमें, वो इसके सी वाला जो मैंने थर्ड वाला पढ़ा था क्योंकि ये खुद ही तैयार नहीं है करने के लिए, तो उसके लिए दो ग्राउंड दिए गए। पहला ग्राउंड कहता है कि संदा यह जहां किसी संविदा के में धन का संदाय अंतर्वलित है, कोई मनी रिकवरी के लिए कोई चीज है, वादी के लिए आवश्यक नहीं है कि कोई धन वास्तविक रूप से प्रतिवादी को निवेदन करे, न्यायालय में निक्षेप करे, सिवाय जबकि न्यायालय द्वारा ऐसे निर्देश। मतलब धन की कोई संविदा है, धन की के लिए कोई परफॉर्मेंस करा गया है, तो धन ऐसा नहीं कि धन उसको न्यायालय में जमा करना पड़ेगा। तो ये बात विजय बोल रहा है, ये आवश्यक नहीं है कि आप धन न्यायालय में जमा करें। उसके बाद दूसरा क्लॉज कह रहा है कि संविदा वादी को संविदा का शुद्ध अर्थवान के अनुसार पालन कर लेना, पालन करने को तैयार रजामंद होना साबित करना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि उसको न्यायालय में ये साबित करना होगा कि मैं पालन करने के लिए तैयार हूं। ये जो है वो जो कह रहे हैं कि मैं पालन करने के लिए तैयार नहीं हूँ, प्रतिवादी ने कहा कि मैं पालन करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ए को ये साबित करना पड़ेगा कि मैं कैसे तैयार हूं, मेरे पास पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, मैंने अपना दायित्व का निर्वहन कर दिया गया है, तो उसके लिए कोई वैलिड सफिशिएंट कॉज न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। तो ये था सेक्शन 10। सेक्शन 10 मेंस के लिए भी इंपोर्टेंट है, सेक्शन 10 वैसे भी आपको जानने की जरूरत है। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स and subscribe this channel and share the video of friends. Thank you for listening.